नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे पूरी दुनिया बदली जा सकती है, जिससे एक ऐसा हथियार है। लेकिन जब वही हथियार जंग खा जाए, टूट जाए या जानबूझकर गरीबों के हाथ से छीन लिया जाए, तब वह समाज का भविष्य कैसा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कुल मिलाकर बाबा साहब का संदेश था कि वास्तव में एजुकेशन ही शेरनी का दूध है और वही शेर पैदा करता है। तो भले ही बाबा साहब ने कहा था कि भले ही अपने बच्चों को मंदिर मत भेजना, लेकिन स्कूल जरूर भेजना। ये बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसी मकसद से कही होगी और इसमें बहुत सारी निहितार्थ भी हैं। आज हम बात करेंगे उस चुभती लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई की, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की बर्बाद होती प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की ओर इशारा करती है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके इस सच्चाई को एक तरीके से आम किया है और वो कह रही हैं, उनका ये आरोप है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सत्र है 2024-25 का, उसमें 22 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। यानी ड्रॉप आउट इन सेंस कि वो बच्चे एडमिशन लिया ही नहीं उन्होंने। पिछले जो शिक्षा सत्र था 23-24 का, उसके तुलना में 22 लाख कम बच्चों ने दाखिला लिया है। बिहार में ये तादाद काफ़ी लंबी है, 31 लाख है। और इन दोनों स्टेट में बहुजन समाज की आबादी बहुत ज़्यादा है। बहन कुमारी मायावती ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है अपने एक्स पोस्ट पर। उन्होंने लिखा है कि देश में प्राथमिक शिक्षा का हाल खराब है, लेकिन यूपी और बिहार की हालत सबसे ज़्यादा बदतर है। ये दोनों राज्य स्कूली शिक्षा के मोर्चे पर लगभग धराशायी हैं। और मायावती की चिंता सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, वो चेतावनी दे रही हैं कि ये एक खतरे की घंटी है। मायावती कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार शिक्षा सत्र 2024-25 में पिछले साल के मुकाबले 22 लाख बच्चों का कम दाखिला हुआ। ये वही बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये वही बच्चे हैं जो बहुजनों के हैं, गरीबों के हैं, ये वही बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और दलितों, गरीबों, पिछड़ों के बच्चे हैं, जिनका एकमात्र सहारा यही प्राथमिक शिक्षा है, सरकारी स्कूल है। ये वही स्कूल हैं जिनमें कोई मंत्री, कोई अफसर, कोई उद्योगपति या कोई धनाढ्य अपना बच्चा नहीं भेजता। वहाँ सिर्फ वही जाते हैं जिनके पास कोई और चारा नहीं है। तो क्या ये स्कूल इसलिए उपेक्षित हैं? क्या ये जानबूझकर बर्बाद किए जा रहे हैं? मायावती ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है। जब सरकार निजी मदरसों पर कार्रवाई में इतनी तत्पर है, तो वहीं सख्ती और गंभीरता अपने ही सरकारी स्कूलों को सुधारने में क्यों नहीं दिखती? मदरसों को भी एक तरीके से मायावती ने जो निजी मदरसों में सरकारी कार्रवाई को भी गैर वाजिब ठहराने की कोशिश की और सवाल करती हैं कि क्या बहुजन समाज के बच्चे अब सरकारी स्कूलों से मुंह मोड़ रहे हैं? ये सवाल उठा रही मायावती। क्या ये सरकार की उस नीति का नतीजा है जो धीरे 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 गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, दलितों को, बहुजनों को शिक्षा से दूर ढकेल रही है? क्योंकि अगर गरीब, पिछड़े, दलित पढ़ाई से कट जाएंगे तो सत्ता में बैठने वालों के वादे, उनके साथ सबका साथ सबका विकास के नारे क्या सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट बनकर रह जाएंगे? आज के मंथन में हम ज़मीनी आंकड़ों की हकीकत और सामाजिक दृष्टिकोण से पड़ताल करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और बिहार में प्राथमिक शिक्षा रसातल में जा रही है। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और क्या आने जाने को लेकर, यानी बच्चे जो नहीं जा रहे हैं स्कूल, उसमें आने वाले समय में क्या एक और सामाजिक परिवर्तन, विभाजन की शुरुआत होगी क्या? शो की शुरुआत करते हैं और एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बसपा सुप्रीमो मायावती के यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तल्ख हैं। जाहिर तौर पर सरकारी स्कूलों में होने वाले दाखिले में बच्चों की संख्या में गिरावट होना चिंता की बात है। मायावती का कहना है कि सरकार को शिक्षा के महत्व और जरूरत पर उचित ध्यान देना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मदरसों को लेकर अपना नजरिया बदले, उन्हें अवैध बताकर बंद करना अनुचित है। मायावती के ऐसे संगीन आरोप, यही कि हम जो वैकल्पिक रूप से शिक्षा दे रहे जैसे निजी मदरसे, वे भी सरकार के निशाने पर हैं। मायावती ने सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निजी मदरसों को अवैध करार देकर बंद करने की कार्रवाई को शिक्षा विरोधी बताया है। मायावती का ये कहना भी गौर काबिल है कि सरकार यदि एक ओर सरकारी स्कूलों में गिरावट नहीं रोक पा रही, तो दूसरी ओर निजी स्रोतों पर भी अंकुश लगा रही है, तो ये दोहरी चोट है, खासकर हाशिए पर खड़े समाजों के लिए। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में जहां प्राथमिक शिक्षा ही बहुजनों के सामाजिक उत्थान का आधार है, वहां इस तरह की गिरावट और सख्ती भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। बहरहाल, क्या शिक्षा के नाम पर की जा रही सरकारी कार्रवाइयों से सच में कोई नया रास्ता बन रहा है या बहुजन समाज के लिए एक नया संकट है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब जहां आप देख रहे हैं पूरा मेन स्ट्रीम का मीडिया जंगी जहाज उड़ा रहा है, पिछले 15 दिन से जब से भारत पाक की मोर्चेबंदी हुई तब से लगातार पूरा दिन हमारे इस देश का मीडिया अपने स्टूडियो में जंगी जहाज उड़ाता है। किस जहाज का मलबा कहाँ गिरा, आसिम मुनीर का प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, इस तरह के सवालों में उलझा हुआ है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, जासूस पकड़े जा रहे हैं, पूरे के पूरे दिन के शो जासूसों को समर्पित हैं। पूरा दिन चैनलों का पूरा प्राइम टाइम जासूसों को समर्पित है। ये खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, खबर होनी चाहिए। या फिर राजनीति में कौन मीर जाफर है, कौन जयचंद है, इस पर 4 घंटे डिबेट चल रही हैं। लेकिन स्कूल, अस्पताल, फीस, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर मीडिया के पास भी फुर्सत नहीं है। और मुझे लगता है जिस दिन इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इन मूलभूत सवालों को उठाने लगेगा तो मुझे लगता है ये स्थितियां होंगी नहीं। बहन कुमारी मायावती की इस जो बयानी है या जो एक्सपोस्ट उन्होंने किया है, इसके पीछे हो सकता है कि कोई उनकी राजनीतिक मंशा हो, एक तरीके से बिखर रहे बहुजन समाज को फिर से समेटने की मंशा हो। चंद्रशेखर की जो स्वाभिमान यात्रा चल रही है उसका असर हो बहुजन समाज पार्टी पर। लेकिन मायावती बधाई की पात्र हैं कि इस दौर में जब पूरा का पूरा दिन मेन स्ट्रीम का मीडिया अपने स्टूडियो में जहाज उड़ा रहा है, मलबा गिन रहा है, नेताओं पे एक दूसरे के आरोपों पर डिस्कशन हो रहे हैं। मेरा अपना निजी मत है कि राष्ट्रीय जो सुरक्षा है यह सेना है, उसको बिल्कुल शो का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। ये बहुत गोपनीय चीजें होती हैं। मोर्चों पर तमाम रिपोर्टर दौड़ पड़े हैं देश भर के, दिखा रहे हैं कि ये वाली तोप, वो वाली तोप, चल रहा है पूरे का पूरा दिन, जबकि बहुत सारी चीजें गोपनीय होती हैं। मायावती इसलिए बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने ऐसे दौर में, ऐसे काल में एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है जो शायद मीडिया के लिए और नेताओं के लिए कोई अहमियत रखता नहीं है, लेकिन समाज के लिए बहुत अहम रखता है, बहुजन समाज के लिए बहुत अहम रखता है, गरीब गुरबों के लिए बहुत अहम रखता है, जिनका आसरा सिर्फ प्राइमरी स्कूल और सरकारी अस्पताल है। और शायद हमारी भी सोच, के न्यूज की भी सोच यही है कि हम उन मुद्दों को रखें, सरकार की, विपक्ष की, जनता की आंखें खोलें, व्यवस्था सुधरे। अल्टीमेटली मीडिया का भी तो यही लक्ष्य है। खैर, मंथन शुरू करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता आलोक वत्स जुड़े हैं। आलोक, स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। अतुल यादव समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर विप्लव चौधरी बहुजन चिंतक हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। मनीष शर्मा जाने माने विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष शर्मा आपका भी बहुत स्वागत। और अनुग्रह त्रिपाठी
संयोजक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर विप्लव, सीधे आपकी तरफ मैं आऊँगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने इस दौर में जब स्टूडियो में जहाज उड़ाए जा रहे हैं, एंकर पर खच्चे खोज रहे हैं, किसने किससे बात की, ये सारी खबरें हमारे एंकरों को हैं, उस दौर में एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है जो बहुत काबिल गौर है, काबिल तारीफ़ है। भले ही इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा हो मायावती की, लेकिन ये मुद्दा बड़ा ज़बरदस्त है। डॉक्टर विप्लव चौधरी, मायावती जी इस तरह का मुद्दा छेड़ने के पीछे उनकी बहुजन समाज की चिंता है या अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है, अपने पार्टी की चिंता है? डॉक्टर विप्लव। सबसे पहले तो दुर्गेंद्र जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा का एक कार्यक्रम रखा है। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, दर्शक सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। शुरू करिए। जी, हाँ। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीति के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली राजनीति के लिए ये बाद में आता है, पहले समाज के लिए बहुत ज्यादा गंभीर मसला है। क्योंकि यही जो 22 लाख ड्रॉप आउट जो प्राथमिक विद्यालयों में हुए हैं, यही बच्चे जो बाद में जाकर के जिनको अगर सही से मौके नहीं मिलेंगे शिक्षा के, सही से यदि इनको शिक्षा नहीं मिलेगी, तो बाद में जाकर के ये जो है देश के लिए कुछ भी योगदान नहीं कर पाएंगे और कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। और उसमें महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि माननीय बहन जी ने उसमें एक लाइन का भी इस्तेमाल किया है कि बहुजन और गरीब छात्रों लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उसमें, और ये सत्य भी है। आप भी जानते हैं बेहतर, और इस पैनल में बैठे ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में बहुजन समाज के बच्चे हैं, अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं, गरीब समाज के बच्चे हैं। और वो जो 22 लाख का ड्रॉप आउट है, बड़ा नंबर है। हालांकि ये एक षड्यंत्र के तहत है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। अभी पिछले साल की खबर ये चल रही थी कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय जो है उत्तर प्रदेश की सरकार विलय करने जा रही है नजदीकी स्कूलों के साथ में। तब भी माननीय बहन जी ने इसका विरोध किया था और उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया था। और उसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा सिर्फ बच्चों के ड्रॉप आउट ही नहीं होंगे, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये है, बच्चियों की शिक्षा पर बहुत विशेष असर पड़ेगा। आप गांव देहात में आप लोग जाते हैं, समझते हैं कि बच्चियों की शिक्षा के लिए आज भी जिस तरह के माहौल है हमारे देश में, सुरक्षा का माहौल है, बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा दूर स्कूल भेजना कोई भी गरीब माँ बाप बहुत मुश्किल है, ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होता है। अगर नजदीकी प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, जूनियर हाई स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, तो 10 किलोमीटर किसी बच्ची को भेजना इस असुरक्षा के माहौल में असंभव सा होता है। वो भी माननीय बहन जी ने पिछली बार उसका विरोध किया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर काम बंद कर दिया था। और अभी भी माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेताया है इसके लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और हमारी पार्टी को ऐसा लगता है कि ये जो है एक षड्यंत्र के तहत होता है, और इसमें बराबर की भागीदार है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आरएसएस की जो मूल भावना है, आरएसएस की जो मूल भावना है कि पितृ सत्ता वाला जो अशिक्षित समाज बनाया जाए, जिससे कि गुलामी की मानसिकता पैदा की जाए, जो अशिक्षित लोग होंगे उनके ऊपर उसी तरीके का जो पहले का जिस तरह का समाज था, उसी डॉक्टर विप्लव, मदरसों को लेकर भी बहन जी ने चिंता जताई है। मदरसों को लेकर तो कहीं ना कहीं ये भी जो लोग, जो बहन जी के विपक्ष में लोग हैं, सत्ताधारी दल के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा कर रहे हैं कि भाई उनको दलित मुस्लिम जो उनका वोट बैंक था, अब उसकी याद आ रही बहन हमारी मायावती को। बात याद आने की नहीं, मैं इसको बहुत आपको क्लेरिफाई कर देता हूं दोनों सिनेरियो को। देखिए, मैंने अभी बहुत इसको गंभीरता से कहा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जब आप अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक विद्यालय के दरवाजे बंद करेंगे, जब वहां पर व्यवस्थाएं कम कर देंगे, तो वो जो उनका निजी मदरसे हैं, जहां से बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस पर जिस प्रकार की सरकार जो जब इरादे के साथ में गलत कार्रवाई कर रही है, बहन जी ने उसका विरोध किया है। ये नहीं, अगर कोई दोषी है उसको आप कार्रवाई करिए, बंद करिए, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, टारगेट करके काम किया है। इसलिए माननीय बहन जी ने चिंता जाहिर की है कि मदरसों पर भी जो आप जिस तरह से कर रहे हैं काम, आप जो टारगेट करके काम कर रहे हैं, वह आप अपने प्राथमिक विद्यालयों को अगर टारगेट करके काम करेंगे तो शायद ये नंबर बेहतर होंगे, ड्रॉप आउट होने की बजाय बच्चे बढ़ेंगे विद्यालयों में। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर विप्लव, मैं लौटूंगा। बिहार की भी स्थिति बड़ी गंभीर है, बहन जी ने भी चिंता जताई। बिहार में तो 31 लाख
ड्रॉप आउट हैं। बहुत भयानक स्थिति है। और दोनों जगह ओबीसी, दलित, शोषित, पीड़ित और बहुजनों की आबादी अच्छी खासी है। तो देश में अगर सबसे खराब स्थिति है बकौल बहन जी, बहन कुमारी मायावती, तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। और कुल मिलाकर हम सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ जाएंगे और उनसे ये सवाल है, चूंकि अभी बहुजन समाज पार्टी के नेता ने कहा कि भाजपा और सपा दोनों का नज़रिया एक ही तरीके का है। और जैसा अभी कहा कि भाई आप अगर प्राथमिक विद्यालयों में आप पढ़ने नहीं दोगे, उनको विलय कर दोगे, दूर दूर हो जाएंगे और मदरसों को आपको बर्दाश्त नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? तो फिर एक बहुत बड़े अशिक्षितों की बहुत लंबी फौज तैयार होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता से मेरा सवाल, आलोक वत्स। देखिए दुर्गेंद्र जी, जितने भी मदरसे हैं, जो अवैध मदरसे हैं और जो मदरसे हैं जहां पर गलत ट्रेनिंग दी जाती है, देशद्रोही बातें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ उन्हीं मदरसों को टारगेट किया गया है। अन्यथा अभी भी वहां 13,000 मदरसे चल रहे हैं, हमने उनको कुछ नहीं किया है। लेकिन देशद्रोही पाठ पढ़ाना या मदरसे हैं जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उनको हम कैसे चलने दें? इस बात को भी तो सोचिए। अगर सरकार ये ऐसे लोगों को छूट देगी तो पता नहीं कितने मदरसे ऐसे खुल जाएंगे जहां पर भारत विरोधी गतिविधियां प्रबल रूप से काम करना चालू कर देंगी। और रही बात अन्य स्कूलों की, तो उनको बेटर करने के लिए विलय कर रहे हैं, क्योंकि जिस जीर्ण हालत में वो थी और जिस तरीके की पढ़ाई वहां हो रही थी, वो सिर्फ नाम मात्र का दिखावा था। हम उसको सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम वहां पर ऐसा वातावरण से पढ़ाई कराना चाहते हैं जिससे आदमी कुछ बन सके लाइफ में, पहुंच ही ना पाए, ऐसा वातावरण बना देंगे आप कि आदमी पहुंच ही ना पाए पढ़ने के लिए। मतलब आप आदमी पहुंच ही नहीं पाएगा, बच्चे पहुंच ही नहीं पाएंगे। 10 किलोमीटर में कौन सा वातावरण बन जाएगा? पहुंच ही नहीं पाएंगे लोग वहां, अगर दूर हो जाएंगे। ऐसा है, जब उनको हम 10 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो हम उनके जाने आने की व्यवस्था भी करेंगे। इस बात को आप नोट करें। हम उनके ऊपर नहीं छोड़ देंगे कि हाँ भाई तुम अपना से आओ। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार के प्राथमिक स्कूलों में स्कूल बस भी लगने वाली है, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, संकेत मुझे इस बात का मिल रहा है। क्यों नहीं लग सकता है? इस देश में ये बताइए 22 लाख ड्रॉप आउट कैसे हो गए महाराज? जिसके बारे में नहीं 22 लाख जो ड्रॉप आउट क्यों हुए, इसका जवाब देना होगा। बहन कुमारी मायावती ने उठाया सवाल, और मेरा भी सवाल है आपसे, कैसे ड्रॉप आउट हो गए? इतनी बढ़िया व्यवस्था है आपकी, कैसे ड्रॉप आउट? इतने बच्चे क्यों नहीं आए एडमिशन कराने पिछले साल के मुकाबले? प्राइवेटाइजेशन की तरफ लोग मुखातिब हो रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर उनका बेटर पढ़ाई होगा, और जिस तरीके से प्राइवेट वाले तरह तरह के मोह माया करके उनको अपनी तरफ खींचते हैं। ये आप लोग तो कहते हैं कि इतने बढ़िया स्कूल हैं आप लोगों के, सारी बहुत अच्छी स्कूल हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और उसके बाद भी अगर छोटे छोटे जो दड़बों में खुले प्राइवेट स्कूल, अगर ऐसे इतने बढ़िया टीचर, शानदार टीचर आप लोगों ने अपॉइंट करके रखे हैं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बनाई हैं, स्कूली शिक्षा पे आपको पता है कितना पैसा खर्च करती है उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार? पता ही होगा, जाहिर सी बात, आप विद्वान प्रवक्ता हैं। उसके बाद भी ये स्थिति है, तो बहुत गंभीर स्थिति है भाई वत्स जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है दुर्गेंद्र जी कि अभी भी इन स्कूलों को और अच्छा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम, और इनको इम्प्रूव करने में अभी इसको और भी थोड़ा टाइम लग सकता है, और इनको इम्प्रूव उस लेवल पर लाना जहां ये प्राइवेट स्कूलों से टक्कर दे सकें, इसमें अभी थोड़ी कवायद और करनी पड़ेगी। इस बात को मैं सहजता से स्वीकारता हूँ। ठीक है, लेकिन हम सजग हैं। सॉरी टू इंटरफेयर। नहीं, मैं आ रहा हूँ मनीष, मैं आ रहा हूँ अभी। मैं एक मिनट चाह रहा था। अच्छा, बोलिए विप्लव, बोलिए। माफी चाह रहा था, मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन श्रीमान आलोक बत्सी अभी बता रहे थे कि वो रुझान जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर है। तो क्या ये आपकी सरकार का फेलियर नहीं है? आप नेशनल टीवी पर ये स्वीकार करते हैं कि आपकी सरकार का फेलियर है कि प्राथमिक शिक्षा से
के जो बच्चे हैं वो छोड़कर प्राइवेट की ओर जा रहे हैं, क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है? शिक्षा, एक समान शिक्षा मुहैया कराना, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है। और आप, मैं वही ठीक है, अब आपने कह लिया ना इंटरफेयर करके। अरे आप जवाब बोलेंगे जवाब दे ये दीजिए, बातें। जवाब दे दीजिए। आप बोलेंगे ये बातें। हम ही बोलेंगे सर, हम ही बोलेंगे, हम ही दिखाएंगे जवाब दे आपको। दीजिए आइए, आलोक वत्स, जवाब दीजिए। मायावती जी, इसमें बुरा एक क्यों लग मिनट, जाएगा? मायावती जी बोलेंगी ये बातें। मायावती जी ही बोलेंगी ये बातें साहब। पूरा स्टेट को पी गई। अरे आप कितने घोटाले कर गई? किस शांत आप रहिए। जवाब दीजिए ना। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप पाकिस्तान की बातें करते हैं। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप मुसलमानों को आतंकवादी बोलते हैं। जब आपके पास जवाब नहीं होता, अब आप सीधे सीधे जवाब दीजिए, क्या ये आपकी सरकार का ठीक फेलियर है। नहीं है? इस गंभीर चर्चा क्या ये को आपकी हम सरकार का अलहदा फेलियर कहीं नहीं नहीं है? उलझाएंगे। ठीक है, आप दोनों शांत रहिए प्लीज। आलोक वत्स जवाब दे सकें तो दे दें, नहीं मैं आगे जाऊंगा। अतुल यादव की तरफ मैं जाऊंगा। पहला राउंड खाम उसको उलझाएंगे नहीं, बहुत गंभीर चर्चा है। अतुल यादव ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं। अगर हम स्कूल दूर करेंगे तो हम कहीं ना कहीं बसें भी लगाएंगे, उनको बसें भी देंगे। और सबसे बड़ी बात है वो कह रहे हैं कि जो ये ड्रॉप आउट हुआ है इसकी सबसे बड़ा कारण जो निजी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान है, वो तरह तरह की योजनाएं देते हैं। मैं तो जानता हूं कि हर साल वो मोटी फीस बढ़ा देते हैं। तो ये कौन सा वो रुझान किस तरीके से मिल रहा है, किस तरीके से लोभ दे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा गंभीर संकट है कि शोषित, पीड़ित और बहुजन समाज के लोग, एक आम आदमी के बच्चे, मैं किसी उसकी बात नहीं करता, जो आम आदमी के बच्चे, गाँव में जो बच्चे रहते हैं, अगर वो प्राथमिक स्कूलों से मुंह मोड़ रहे हैं, ये बहुत गंभीर संकट है। अतुल चौहान जी, जो प्राथमिक स्कूलों से कोई नहीं मोड़ रहा है, प्राथमिक विद्यालयों जो है जो सरकार से संभाले नहीं जा रहे हैं। और सरकार 70,000 शिक्षकों की भर्ती किस प्रकार से उसमें जो असमानता पाई गई और पीडीए का आरक्षण खा दिया गया, वहां पर आप देख पाएंगे जो जब सरकार की सोच मनवादी व्यवस्था की ओर रहेगी, उनकी व्यवस्था सिर्फ धर्म को बढ़ावा देने की है, ना कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। और जब तक ये शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे तो प्राथमिक स्कूलों की स्थिति यही बनी रहेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बीएसपी जो है वो भी उसकी समान रूप से भागीदारी है। बीएसपी के द्वारा कभी भी सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया गया। इस बात की बात समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उठाती है। बीएसपी कभी सड़कों पर प्रदर्शन करती भी नहीं, आपको पता ही है। बहन जी कहती है हमारा काडर कहां प्रदर्शन करता है। चौहान जी सुन लीजिए, फिर मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं, मैं आपके चैनल पर सम्मानित तरीके से जवाब दे रहा हूं। देखिए ये मेरा विशेषाधिकार है और आप अगर मेरी ही जबान पकड़ेंगे तो डिबेट तो नहीं चल पाएगी। फिर नहीं मैं जवाब बोलिए तो मैं क्या मतलब ऐसा हो जाता। चौहान साहब जवाब सुन लीजिए, उसके बाद कोई भी बोलेगा मैं उसका जवाब उनका भी सुनूंगा। बोलिए। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी एक ही है और इनकी विचारधारा समान रूप से क्या होता है कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए। आज बच्चों की बात करके बच्चों का जो विकास, अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और शिक्षा रुक रही है तो इसकी जिम्मेदार समान रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बीएसपी भी है। बीएसपी के द्वारा हमेशा आपने देखा होगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही वो बी टीम मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर कभी उसका ध्यान नहीं है, महंगाई, इन चीजों पर। अब आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। जो प्राथमिक स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं उसका कारण क्या है? माननीय योगी जी का ध्यान तो सिर्फ धर्म की ओर है और धर्म आस्था का विषय है, लेकिन शिक्षा की ओर कौन ध्यान दिलाएगा? समाजवादी पार्टी के लोग। और जो हमारे द्वारा लगातार इस बात को उठाया जाता है कि विद्यालयों की स्थिति क्या है, और विद्यालयों की स्थिति जो आज बिगड़ी है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है लोग धर्म के उन्माद में बैठे रहे, धर्म की चाशनी चाटते रहे हैं और शिक्षा ना पाए। और शिक्षा पाएंगे तो रोजगार मांगेंगे तो वो अपना हक मांगेंगे। तो वो चाहते हैं कि लोग शिक्षित ना हो पाए, गांव समाज के बच्चे, जो पीड़ित समाज के बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाए और इनकी मंशा सिर्फ धर्म को आगे बढ़ाना है। और एक वर्ग विशेष यानी जाति विशेष कह लो, ये स्वर्ण जातियों को हमेशा लाभ पहुंचाने वाली पार्टी है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया और ना ये भविष्य में करेंगे। और इसीलिए जनता समाजवादी पार्टी की ओर देखती है। समाजवादी पार्टी सत्ता से लेकर सदन तक और सड़क में आपने देखा होगा, सड़कों पे हमारे कार्यकर्ता उतरते हैं, ज्ञापन देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए कभी भी बीएसपी नहीं उतरी, केवल एक ट्वीट। लेकिन मुद्दा तो उठाया, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। और बीएसपी का अतुल यादव ये कल्चर नहीं है, बीएसपी का कल्चर नहीं रहा कभी भी। वो बहुत मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन किया हो, इस तरह की चीजें नहीं। बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर रैलियां जरूर होती थी, लेकिन इस तरीके की चीजें
कहीं प्रदर्शन करते बीएसपी को हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन ठीक है, देशकाल परिस्थिति के अनुसार पार्टियां और नीतियां बदलती हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। स्कूलों का बंटाधार, मदरसों पर वार, इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी के नेता ने आज एक्सपोस्ट पर ये सवाल उठाया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। ऐसा मायावती का आरोप है और वो कह रहे हैं कि देश में सबसे खराब स्थिति में है। 22 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट हुए हैं, बड़ी संख्या में बिहार में ड्रॉप आउट हुए हैं। बिहार में भी 17, 23, 24 में 31 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे और उत्तर प्रदेश में 24 लाख और इस बार 22 लाख। तो कुल मिलाकर ये बड़ा ड्रॉप आउट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं और हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे साथ अनुग्रह त्रिपाठी, संयोजक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश, लगातार जुड़े हुए हैं। अनुग्रह त्रिपाठी, बहन कुमारी मायावती ने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए और विषय भी बहुत ज़बरदस्त है कि भाई एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा पे बात होनी चाहिए। गरीब गुरबा जो है, जो बहुत ही इस तरह का व्यक्ति है जो साधनहीन है, अपने बच्चों को वो डीपीएस में नहीं पढ़ा सकता है, बड़े बड़े ब्रांड में नहीं पढ़ा सकता, छोटा छोटा ब्रांड भी एक मोटी फीस लेता है। और गाँव में पैसे कितनी कठिन है, समस्या है कि हाथ में जो कैश होता नहीं, बहुत संघर्ष है गाँव का जीवन। ऐसे स्थिति में प्राथमिक स्कूलों पर जो मायावती ने कहा है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत साधुवाद दूंगा के न्यूज का कि उन्होंने इतना बढ़िया विषय उठाया और हम सबको यहाँ पर बुलाया इस मंथन के लिए। जी, पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैं दलीय व्यवस्था में इस चर्चा के पक्ष में नहीं हूँ। आदरणीय मायावती जी ने जो विषय उठाया, विषय बहुत गंभीर है और समायोचित है, क्योंकि प्राथमिक स्कूल में जो ड्रॉप आउट बच्चों का आंकड़ा बता रहे हैं कि 22 लाख बच्चा पिछले सत्र से इस सत्र में कम हुआ है। इसके पीछे कई कारण है। सरकारी शिक्षक होने के नाते और सरकारी संगठन का मुखिया होने के नाते इसमें बहुत सारे सामाजिक कारण भी हैं जिन कारणों के कारण हमारे प्राथमिक विद्यालयों में लगातार संख्या कम है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक ढांचे में ग्रामीण अंचल में लगातार पलायन हो रहा है। ग्रामीण अंचलों में रोजगार नहीं है तो तमाम लोग रोजगार के लिए महानगरों की तरफ पलायन करते हैं, जिससे उनका परिवार भी उनके साथ जाता है, इसलिए वहां पर जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि दर में भी लगातार कमी है। पहले लोगों में के जो बच्चे होते थे वो ज्यादा होते थे, अब बच्चों की संख्या कम हो रही है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसमें परिषदीय विद्यालयों में या जिन सरकारी विद्यालयों की आप बात करें विद्यालयों में ग्रामीण अंचल में लगातार छात्र संख्या कम हो रही है। दूसरी बात, कई चीजों में पारदर्शिता को लाने का सरकार प्रयास कर रही है। उन पारदर्शी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें या बहुत सारे जो डेटा को कलेक्ट करना, उनमें आधार कार्ड और भी तमाम चीजें हैं जो अनिवार्य है। तो ग्रामीण अंचल में अभिभावक इतना अवेयर होता नहीं है, तो कई प्रकार की योजनाओं में जैसे एक डीबीटी चलता है, यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो निःशुल्क यूनिफॉर्म है और स्कूल बैग और जूते मोजे की व्यवस्था के लिए सीधे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के तहत अभिभावकों के खाते में पैसा दिया जाता है। तो उसमें माँ बाप का भी आधार चाहिए होता है और बच्चों का भी आधार चाहिए होता है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का आधार नहीं बन पाता है जी। तो और लगातार ऊपर से दबाव आता है, तो अध्यापक क्या करे क्या ना करे, तो उन व्यवस्थाओं में भी जो ड्रॉप आउट का आंकड़ा बढ़ जाता है। और परिषदीय विद्यालयों में और भी तमाम चीजें हैं, जैसे मैं ये नहीं कहूंगा सरकार ने बहुत व्यवस्था नहीं की, सरकार ने बहुत व्यवस्थाएं की है। मैं दावा करता हूं कि पिछली सरकारों से सरकार में सरकारी शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए बहुत सारे फंड दिए गए, ऑनलाइन व्यवस्थाओं को सुधारा गया है, तमाम जगह ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, जो हर वर्ष वित्तीय ग्रांट आती है सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, उसमें कई गुना की बढ़ोतरी की गई है। अनुग्रह नौकरी के चक्कर में तो नहीं कह रहे हैं आप, डर रहे हो कि पता चला कुछ बोलेंगे सस्पेंड हो जाएंगे। पारदर्शी और अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई बहुत प्रयास नहीं हो रहा, प्रयास बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें आप ये मानिए कि ये एक सामाजिक कारण, ये बहुत बड़ा पहलू है जिसके कारण हम ग्रामीण अंचल के परिषदीय विद्यालयों में लगातार संख्या को कम होते देख पा रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि किसी भी सरकारी विद्यालय के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता न देने का प्रावधान था जी, लेकिन धीमे से ये प्रावधान में ढील दी गई। अब कुकुर मुत्ते ऐसे बिना मान्यता के प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वही कई प्रकार के लोक लुभावन चीजें दिखाते हैं, कई प्रकार के अनर्गल बातें करते हैं, है ना, सरकारी विद्यालयों को जो है धधा बताते हैं और कहीं ना कहीं अभिभावकों के माइंड को वॉश आउट करने का प्रयास करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि परिषदीय विद्यालयों में या सरकारी विद्यालयों में लगातार
बच्चों का नामांकन गिर रहा है। तो इसमें मैं ये मानता हूं कि कारण बहुत सारे पहलू कई है। अभिभावकों की मनोदशा में भी, अभिभावकों की जो मनोदशा है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें मैं मानता हूं कि सरकारी शिक्षण व्यवस्था कमजोर रही। आज अभिभावक ने शिक्षण व्यवस्था को अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जोड़ लिया। वो ये मानता है कि अगर उसका बच्चा सरकारी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा लेगा तो उसको समाज में कम आंका जाएगा। ये एक बड़ा कारण है। पता नहीं है कौन से अभिभावक हैं, अनुग्रह, ये पता नहीं कौन से अभिभावक हैं, अनुग्रह मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, ये पता नहीं कौन से अभिभावक हैं। मैं आपके सामने साक्षात बैठा हूं, मेरे सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और आज ईश्वर की कृपा से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी गांव से निकल कर आया हूं, मैं खुद गांव में पढ़ा हूं, आपने भी अगर गांव में पढ़ा होगा तो आपको भी पता होगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक बात कही आपने कि अगर अचानक क्या एक साल में 22 लाख बच्चे कम हो जाएंगे और इतना ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा, तो मुझे लगता है फिर जो सामाजिक परिवर्तन के नायक थे उनको जरूरत नहीं है, फिर तो बिल्कुल बदल ही दिया स्थिति है। अब अगर प्राथमिक स्कूल खोल दीजिए, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, तो अजीब बात है। इतना ज़्यादा ड्रॉप आउट, भयानक 22 लाख लोग, बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। अनुग्रह है, इस डेटा में बहुत सारी चीजें हैं। ये लगातार अभी डेटा सुधर रहा है। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि जैसे यूडाइस प्लस में बच्चा जाना है, प्रेरणा पोर्टल में बच्चा जाना है, तो तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आधार कार्ड नहीं होते, तो उन बच्चों को ड्रॉप आउट में डाल दिया जाता है। और तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कई प्रकार की कागजी कार्रवाई पूरी होती है। तो ये 22 लाख का डेटा 22 लाख का नहीं है, ये लगातार सुधारा जा रहा है और ये डेटा कम हो जाए। जो त्रिपाठी जी सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, त्रिपाठी जी की भाषा शैली में बोलने दीजिए, 20 मिनट मत करिए। अतुल जी, मैं किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारी शिक्षण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। सरकारी शिक्षा द्वारा कहा जा रहा है कि आप एक तरफ डिजिटल की बात कर रहे हैं कि स्कूल डिजिटल हो रखे हैं, आपस में चर्चा मत करिए। क्यों नहीं बन पा रहा है? अनुग्रह एक सवाल और आया है। हमारे सहयोगी अजीत सिंह एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप ठीक ही कह रहे हैं कि जो अभिभावकों का जो मानस पटल है, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत मोटी मोटी तनख्वाह शिक्षकों को मिलती है, लेकिन सरकारी जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती। ये इसलिए आदमी कहता है भैया मैं पेट काट लूंगा और अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाऊंगा, वहां समय बर्बाद करने से क्या फायदा। ये परसेप्शन कैसे दूर होगा? ऐसी स्थिति है या ये परसेप्शन बना दिया गया है प्राइमरी सरकारी स्कूलों का? अनुग्रह सर, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये परसेप्शन, जो नजरिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमारे सरकारी शिक्षण व्यवस्था के प्रति आम लोगों के विश्वास को कम कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो समझिए। इस परसेप्शन को ही सामाजिक दृष्टिकोण से बदलने का प्रयास करना है हमको। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकारी शिक्षण व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी चीजें लाई गई हैं जिनसे जो ग्रामीण अंचल के प्राइवेट स्कूल है वो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा दावा है, किसी भी ग्रामीण अंचल में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, बिना मानक के स्कूल है, कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी बिल्डिंगें भी यथानुरूप नहीं है, फिर भी वो बच्चा वहां जा रहा है। ये बड़ा विषय है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सरकारी शिक्षण व्यवस्था को धता बताना एक फैशन सा बन गया है। इसको धता मत बताइए। नई व्यवस्था में बहुत योग्य अध्यापक आ गया है। हर अध्यापक BEd पास है, कई प्रकार के कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करके आ रहा है। योग्य बच्चा आ रहा है जो पढ़ाने की मंशा रखता है, और सरकार के द्वारा सारी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। आप ये नहीं कह सकते कि सरकारी शिक्षक विद्यालय में जाके मौज मार रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज की ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, कई प्रकार की ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं और लगातार अधिकारी के दौरे होते हैं। और आप बहुत सारे विद्यालयों में देख सकते हैं किस प्रकार से सीमित संसाधनों में अध्यापक बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। मैं लौटता हूं, अभी आपके पास लौटता हूं। मनीष शर्मा को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। मनीष शर्मा, बहुत सारी चीजें चर्चा में निकल कर आई। एक बात अभी अनुग्रह ने कही, एक सवाल भी हमारे सहयोगी का आया कि भाई एक धारणा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, समय बर्बादी है, तो जो अभिभावक है वो पेट काट कर प्राइवेट में पढ़ाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे सरकारी अस्पतालों से नर्सिंग होम मरीज भेजे जाते हैं और फिर जब चूसने के बाद, जमीन बिकवाने के बाद वापस फिर सरकारी अस्पताल में आ जाते हैं। ये एक मकड़जाल स्कूल और अस्पतालों का चलता रहता है। अब मेरा ये सवाल है कि एक ट्वीट सरकार का तंत्र, सरकार या सरकारी पार्टी या विपक्ष के लोग करते हैं और अगले दिन एक धारणा बन जाती है इस देश में कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसे एक धारणा बन जाती है। इन स्कूलों की ब्रांडिंग, इन स्कूलों की हकीकत क्या नहीं बतानी चाहिए लोगों की? भाई बहुत अच्छे स्कूल हैं, जैसा अनुग्रह कह रहे हैं कि बड़े योग्य टीचर हैं। मैं मानता हूं कि योग्य टीचर हैं, तमाम जो भर्तियां होती हैं तमाम एग्जाम के बाद में होती है, तो जाहिर सी बात है कि योग्य टीचर हैं। तो मनीष, क्या स्थिति, क्यों ऐसी मायावती को कहना पड़ा कि भाई ये तो बहुत खराब स्थिति? अनम्यूट करिए मनीष। पहले तो इस सच्चाई को समझना है कि इससे कोई इनकार कैसे कर सकता है और इस पे सरकार का कोई समर्थन कैसे कर सकता है, या
सरकार की इसमें कोई कमजोरी कैसे नहीं देख सकता है कि एक साल में 22 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। अब उसको लेकर के कोई वो सरकारी आदमी है, वो सरकार का समर्थक आदमी है, वो उसको शिक्षा की चिंता नहीं है, उसको बच्चों की चिंता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि 20 लाख बच्चे, 22 लाख बच्चे एक साल के अंदर, इससे कोई बड़ी की हो सकती है क्या? इस पर हमको लगता है कि कोई गिनती नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये समझना है, दूसरा ये समझना है कि ये सरकार बेसिकली क्या कर रही है। ये अगर 22 लाख बच्चे अगर बाहर हो रहे हैं तो ये तो शिक्षा के अधिकार पे हमला है ना। ये तो शिक्षा के अधिकार संविधान का हिस्सा है, उस पर हमला है। जो इस पर आरोप है इस सरकार के ऊपर हमेशा कि संविधान को लेकर के इसको चिंता नहीं है, दलित पिछड़े समाज गरीब लोगों को लेकर इस सरकार को चिंता नहीं। 2024 के चुनाव में इस तरह से लोगों ने अपना वोटिंग भी किया, उत्तर प्रदेश के अंदर किया। तो कौन लोग बाहर हो रहे हैं? वो 22 लाख कौन लोग हैं? 22 लाख दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा है, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकता, वहां नहीं जा सकता, उसकी हैसियत नहीं है। और आप जो है लगातार आप कह रहे, अभी पिछली बार चिंता सरकार ने कहा कि 27,000 स्कूलों को हम बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? तो एक तो ये समझना है। दूसरा देखिएगा कि ऐसा कि पूर्व मदरसे को टारगेट किया जा रहा है। मनीष, साउंड नहीं मिल रही है आपकी, आपका ऑडियो नहीं ठीक आ रहा, कृपया ठीक करें इसको। मनीष का ऑडियो ठीक किया जाए। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये 20 लाख अगर बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो ये बेसिकली बच्चों के शिक्षा के अधिकार पे अटैक है, हमला है। ये आप इसको समझ लीजिए। और इस तरह से ये संविधान पे भी अटैक है जी। और ये आरोप सर इस सरकार पे लगते रहे हैं कि ये संविधान को नहीं मानने वाली सरकार है। एक बात तो मैं, दूसरी इसके ऊपर आरोप हमेशा रहे हैं कि ये कानूनी अटैक करते हैं। अब जैसे प्रवक्ता महोदय भाजपा के कि मदरसों में देशद्रोह की बात होती है इसलिए हम उसको ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ तथ्य नहीं है क्या? साबित तो हो चुका है क्या? आपको ऐसा कोई तथ्य मिल रहा है ना? कोई दूसरी की बात होती है, ये कौन सी बात हुई? आप ठेके में रखने की आप तय करेंगे कौन देश रही है कौन नहीं देश रही है। ये समझिए ना, दर्शी मान्यता प्राप्त नहीं है। आपका वॉइस साफ नहीं आ रहा है मनीष, आपकी आवाज मुझे लगता है वॉइस साफ नहीं आ रही थी आपकी, स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मैं एक सवाल ले लेता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता से। मनीष की आवाज ठीक की जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ मैं रुख करता हूं। आलोक वत्स, ये बड़ा सवाल है और इसको यूं ही नहीं टाला जा सकता कि 22 लाख लोग ड्रॉप आउट हो जाएं और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें कही जाएंगी, क्योंकि मायावती जी कोई ऐसी वैसी नेता नहीं है। वो बहुत एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने अगर ये मुद्दा उठाया है तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं तो आज इस बात को लेकर मायावती जी का मुरीद हो गया कि मैं तो इस उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ आजकल के इस दौर में कि जहाँ स्टूडियो में जहाज उड़ाए जा रहे हों वहाँ कोई राजनेता इस तरह की बात करेगा। हर आदमी बयानों पे जा रहा कि भाई उन्होंने मीर जाफर कहा, किसी को कुछ कहा, यही सब चल रहा है। लेकिन मायावती ने आज इस बात को रखकर बहुत बहुत अहम मुद्दा छेड़ दिया है और मुझे लगता है कि अब इस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। आलोक वत्स, आलोक आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ऑडियो ठीक करिए। अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। देखिए चौहान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि मायावती जी यूपी की एक कद्दावर नेता रही हैं। ये अलग बात है कि आजकल उनकी पॉलिसी और उनकी पार्टी ढलान पर है, लेकिन ये जो भी मुद्दा उन्होंने उठाया है ये भी बहुत उत्कृष्ट मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस तरीके से अनुग्रह त्रिपाठी जी ने बताया कि क्या क्या कारण से ड्रॉप आउट का रेट कम आया है, वो बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने बताया और मैं उनकी बात से काफी हाँ में रखता हूं कि इन्होंने जिन कारणों को गिनाए हैं वो वास्तविक कारण है कि लोग गांव से शहर की ओर मुखातिब हो रहे हैं और एक धारणा सी बन गई है कि प्राइवेट स्कूल वालों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि हमारे यहाँ पढ़ाओगे तो हम फलाना एग्जाम कंप्लीट करा देंगे। वो कराएं या ना कराएं, तो बहुत से लोग उसके कारण उनकी तरफ मुखातिब हो जाते हैं और बहुत से लोग जो गांव से शहर की तरफ जाते हैं उनका परिवार भी चला जाता है। कुछ वैसे भी ड्रॉप आउट हो रहे हैं। लेकिन जिस शिक्षा पर हम ध्यान दे रहे हैं, 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई अभी कुछ दिन पहले, और जिस तरीके से अब स्कूलों में
कोर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको एक इकट्ठा करके एक तरीके से अच्छे स्कूल, अच्छा बिल्डिंग का निर्माण करके और अच्छे शिक्षक लाकर हम वहां की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में ढलान पे चली गई। मायावती जी के समय में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, सपा के समय शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, ये वो पुराना रोग आते आते अब थोड़ा भयंकर लेकिन निश्चित तौर पे मानिए कि योगी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें बिल्कुल सुधर के और ट्रैक पर आ जाएंगी। ठीक है, आलोक वत्सी का एक जवाब ले लेते हैं डॉक्टर विप्लव चौधरी भाई। ये सब रोग आप लोगों ने दिया है, अभी अगले 10 साल तक और यही कहते रहेंगे कि ये नेहरू जी का रोग है, मायावती का रोग है। बोलिए डॉक्टर विप्लव। देखिए चौहान साहब, जब अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का ये शुरुआत से रहा है, एक का नहीं है, श्रीमंत आलोक जी का ही नहीं, सभी के साथ समस्या है। जब उनके पास जवाब नहीं होते हैं तो नहीं आप लोगों ने दिया भी है, ऐसा कह रहे हैं, दर्द दिया भी है। मैं पूरी बात कहता हूं, मैं पूरी बात बता रहा हूं आपको। और एक अभी उन्होंने विशेष बात कही कि मायावती जी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था क्या रही, तो 2-3 चीजें मैं उनको स्पष्ट कर देता हूं कि मायावती जी की सरकार में शिक्षक भर्तियां हुई। आप बता दीजिए कि 2018 के बाद से आपने प्राथमिक विद्यालय कितनी शिक्षक आपने भर्ती किए हैं? क्या एक नोटिफिकेशन, वो जो भर्ती आपने 2018 की है उसको भी अभी तक वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, वो आरक्षण की वजह से। और अभी त्रिपाठी जी एक बहुत गंभीर बात कह रहे थे कि पलायन की वजह से, पलायन को बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि रोजगार की वजह से उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग पलायन करके जा रहे हैं। क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? पिछले 15 से 20 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार है, उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से सरकार है, तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है कि वह रोजगार भी मुहैया नहीं करा पा रही है लोगों को? आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं नेशनल टीवी पे कि ये रोजगार की वजह से पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोग, और जिस वजह से आपका ड्रॉप आउट भी हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भट्ट साहब को यह भी बता दूं कि मान्य बहन जी की सरकार में क्या क्या हुआ है। मान्य बहन जी की सरकार में लखनऊ में एक मानवर कांसीराम साहब इंस्टीट्यूट बनाया गया, गौतम बुद्ध नगर का इतना बड़ा विशाल विश्वविद्यालय बनाया गया जिसमें आखिरी के सत्र में बच्चे यूरोप और लंदन से एमबीए करने जाते थे, 1 साल का सत्र करने जाते थे। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया, लखनऊ में आपके विकलांग यूनिवर्सिटी बनाई, आपके बांदा में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई। तमाम सारी ऐसे काम अभी मैं गिनाऊंगा तो समय खत्म हो जाएगा शो का, लेकिन भट्ट साहब आप गिन नहीं पाएंगे आदरणीय मायावती जी की सरकार में क्या क्या काम हुए। आप बताइए कि आपने 2018 के बाद से आपकी सरकार ने क्या एक भी साहब, क्या एक भी शिक्षक भर्ती आपने पूरी कर पाई है? आज 0/0 पर क्यों है जनता के द्वारा? अरे ये तो समय होता है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया। हम 22 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, हमने 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 2 वुमेन्स कॉलेज बनाए। चलिए ठीक है, हम जरा प्राथमिक शिक्षा पे आ जाते हैं, पैरामेडिकल कॉलेज, प्राथमिक शिक्षा पे जाते हैं। अतुल यादव ठीक है। डॉक्टर विप्लव और आलोक वत्स, मैं रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, आलोक वत्स और डॉक्टर विप्लव, आप लोगों को मैं रोक रहा हूं, प्लीज रुकिए। अतुल यादव, ये अभी जैसे कि डॉक्टर विप्लव ने कहा कि भाई ये सब बहुत सारी सरकारों ने, उनकी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने भी काम किया और सारी सरकारें काम करती, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार नहीं चाहती हो काम ना करे, चीज़ें किसी से मैनेज हो पाती, किसी से नहीं हो पाती। अनुग्रह त्रिपाठी ने कहा कि एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, एक भौगोलिक रूप से पलायन हो रहा है, मतलब लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए प्राथमिक स्कूल गड़बड़ा रहे हैं। फिर ब्रांडिंग नहीं हो पा रही। एक बड़ा सवाल ये भी उठा इस चर्चा में कि ब्रांडिंग परसेप्शन का खेल है, परसेप्शन नहीं बन पा रहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे तो एक परसेप्शन उन्होंने बना दिया कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, और वहाँ सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए मोटी मोटी सिफारिश लगानी पड़ी, मोटी मोटी फीस नहीं, मोटी मोटी सिफारिश लगानी पड़ती थी। तो क्या एक छोटा सा राज्य दिल्ली, 2 करोड़ की आबादी, और वहाँ एक मेयर जैसा चीफ मिनिस्टर अगर ये परसेप्शन बना सकता है तो उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग हैं, बहुत ताकतवर चीफ मिनिस्टर यहाँ का होता है, और योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत चीफ मिनिस्टर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये परसेप्शन क्यों नहीं बदल रहा? अतुल यादव, जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सोच धार्मिक रही है, वो कभी शिक्षा की ओर, मेडिकल शिक्षा की ओर या अन्य चीजों की उनकी कभी सोच ही नहीं रही है। क्योंकि जब तक मैं आपके बीच में टोका नहीं था, मैं सुन लीजिए, मैं फिर बोलने नहीं दूंगा। बोलने दो भाई, बोलने दो, आलोक बोलने दो, आलोक वत्स बोलने दो, करते हैं।
आलोक बस बोलने दो, 22 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है यूपी में। आलोक बस बोलने दो, बोलने दो, बोलिए अतुल, बोलिए। वो हमेशा धर्म की ओर रहती है और धार्मिक चीजों को बढ़ावा देती है। धार्मिक होना तो और अच्छी बात है, अगर आप धार्मिक है तो आप सारे काम अच्छे करेंगे, ये कौन सी गलत बात है? आप बिरयानी खिलाने में धार्मिक काम नहीं करते हैं। धर्म आस्था का विषय है, शिक्षा देना। नॉन सीरियस मत करिए, चर्चा को नॉन सीरियस मत करिए। जो शिक्षा आलोक बस चर्चा को नॉन सीरियस मत करिए। बच्चों को शिक्षा दें। सरकार की एक नीति और नियम होना चाहिए कि ग्रामीण परिवेश का कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि शिक्षा को बढ़ावा दिया है। कारण क्या है, जब शिक्षा वो लोग प्राप्त कर जाएंगे तो नौकरी का हकदार मांगेंगे, वो आगे उच्च शिक्षा मांगेंगे। तो ये चाहते ही नहीं कि विश्वविद्यालय बने, प्राथमिक विद्यालय। 22 लाख संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है, 22 लाख ठीक है अतुल, मैं आऊंगा। मनीष शर्मा को ले लेते। मनीष शर्मा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मायावती जी आरोप लगा रही हैं अपने एक्स पोस्ट में कि बहुत खराब स्थिति है, देश में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश बिहार में है प्राथमिक शिक्षा की। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा देंगे तो लोग पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे, वो शिक्षा देंगे तो ये अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं। मनीष, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये जो आरोप लगते हैं कि प्राथमिक जो शिक्षा है, सरकारी शिक्षा है, उसमें पढ़ाई नहीं होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रयास जो है सरकारों ने हमेशा, जो निजी शिक्षा माफिया हैं, जो निजी हेल्थ माफिया हैं, उसी तरह आप देखेंगे कि सरकारों ने एक सचेत ढंग से उनको डैमेज किया है, डिमोरलाइज किया है। ये सरकार की ही पॉलिसी है, ये कोई जनता में परसेप्शन अपनी से नहीं बना है। और ये परसेप्शन बेसिकली वास्तव में निजीकरण के बाद लगातार जो है ये हमले जो है सरकारी शिक्षा पे, सरकारी स्वास्थ्य पे, और अब आप देखेंगे कि पूरी शिक्षा और पूरा स्वास्थ्य निजी माफिया उनके कंट्रोल में चीजें चली गई हैं। तो एक बात तो हमको ये समझना है, ये जो 22 लाख लोग ड्रॉप हुए हैं, ये सरकार की उसी दिशा को बतलाता है कि गरीबों का जो मामला है, एक उनकी जो चिंता है दलित पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज के प्रति उनकी क्या चिंता है, ये 22 लाख ड्रॉप, ये भी एक बड़ा मामला है कि ये बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। तीसरी बात देखिए कि मदरसों में भी 20 लाख छात्र पढ़ते हैं, अभी भी उत्तर प्रदेश के मदरसों में 20 लाख छात्र पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपने सर्वे किया, आप पहले से ही मान के चल रहे हैं क्या कि वो देशद्रोही वहां रहते हैं? क्या ऐसा कोई तथ्य मिला है क्या आपको इस तरह का? तो आप क्या अपनी कोई ठेकेदारी ले रखी है क्या कि आप तय करेंगे कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है? और अगर मान लीजिए उन्होंने मान्यता नहीं ले रखी है सरकार से, तो आज तो ये प्रोसेस चलाते हैं कि उन बच्चों का अगर भविष्य बर्बाद न हो, उनको कहा कि आप इतने समय में ये मान्यता की जरूरत चीजें पूरी करिए, हम आपको मान्यता देंगे। ये करना चाहिए आपको ना कि हम उन पे बुलडोजर चला देंगे, उनके ऊपर हमले कर देंगे। तो ये उनका सर्वे था, जैसे वो मस्जिदों में सर्वे कर रहे हैं इस समय, उसी तरह सर्वे कर रहे हैं। सर्वे को खाना है, असल में कम्युनल अटैक करना है, माइनॉरिटी पे अटैक करना है। तो मेरा भी कहना है कि शिक्षा को लेकर के आमतौर पे ये बात अब एस्टेब्लिश हो गई है कि शिक्षा को लेकर ये सरकार बेहद शिक्षा विरोधी सरकार है, और कम्युनल अटैक इसके लिए सेंटर पॉइंट है। ये हमको लगता है कि इससे कोई न्याय करने की स्थिति नहीं है। और इस समय इस पूरे प्रश्न हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ये बात सही कह रहे हैं कि मायावती जी ने जो सवाल उठाया है, उनके समय में बहुत ज्यादा कोई सकारात्मक मैं इस एंगल से नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस सवाल से नहीं उठाया। मायावती जी ने ये सवाल बेहद और सही सवाल उठाया है, और इससे उनको वो जिस जनाधारण का नेतृत्व करती हैं उसकी एक चिंता भी है। केवल राजनीति इसमें नहीं देखा जाना चाहिए, और भाजपा के केवल उनको का एक बी टीम के बतौर जो देखने की कोशिश है, वह भी हमको लगता है कि ये एक मिथ्या आरोप है। इसको नैरेटिव है, मायावती के खिलाफ भी एक नैरेटिव सेट होता है कि बी टीम, ए टीम, डी टीम, ये सब करते रहते हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से इसको नहीं है, और मैंने आज चर्चा को भी एक समस्या के रूप में लिया है, इसको कोई पॉलिटिकल रूप में मैं नहीं लेकर आया हूं। अनुग्रह त्रिपाठी, इसका हल क्या हो सकता है? अब ठीक है, मर्ज पे तो बड़ा डिस्कशन हो गया कि हाय दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, अब इसका इलाज क्या है? संपादक महोदय, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने विषय उठाया, विषय बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया जो 22 लाख का डेटा लगातार ड्रॉप आउट कहा जा रहा है, ये डेटा की जो ये संख्या है, ये संख्या मिसलिनियस है। ड्रॉप आउट के कई फैक्टर है, और ड्रॉप आउट एक व्यवस्था होती है जिसमें कोई बच्चा अगर किसी व्यवस्था में अपना आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाए तो उसको हम ड्रॉप आउट में लेके फिर वापस उसको ला सकते हैं। तो 22 लाख बच्चों का पलायन होगा, ये डेटा गलत है, निश्चित गलत है, क्योंकि मैं इस व्यवस्था के अंदर घुसा हुआ, मुझे मालूम है। दूसरी बात देखिए, अगर आप कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में संख्या लगातार कम हो रही है, तो इसके कई कारण है। जैसे 6 वर्ष में कक्षा 1 में नामांकन एक बड़ा कारण है। प्राथमिक विद्यालय में कहा गया कि जो नई शिक्षा नीति है एनईपी के तहत, उसमें कहा गया कि 6 वर्ष में ही कक्षा 1 में नामांकन होगा बच्चे का।
और होता क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी है उसके इधर जितने विद्यालय में आंगनबाड़ी नहीं है वहां पर कक्षा 1 में सीधे एडमिशन होता है। तो कौन सा अभिभावक अपने बच्चे को 6 वर्ष तक रोकता है अपने घर में? जो प्राइवेट स्कूल है वो लोअर केजी, अपर केजी, प्रेप, नर्सरी से ही बच्चे को वहां प्राइवेट स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। तो एक बड़ा कारण ये भी है कि जो 6 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 में एडमिशन की अनिवार्यता आई है, इससे प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन घट रहा है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रावधान है। हम सबकी मांग है कि इस प्रावधान में शिथिलता दी जाए। ये 6 वर्ष का जो नामांकन की जो शर्त है इसको 5 साढ़े 5 साल किया जाए। दूसरी बात, आधार कार्ड की अनिवार्यताएं कई योजनाओं में दी गई है, उन योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता को शिथिल किया जाए, जिससे जो अध्यापक है उस पर जो मानसिक दबाव बन जाता है कि इसका आधार कार्ड नहीं आ रहा, इसको इस योजना का लाभ नहीं पा रहा, लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा, जिससे उस दबाव से मुक्ति के लिए वो उसको उन चीजों में ड्रॉप आउट में या उस बॉक्स में डाल देता है, जिससे वो उस मानसिक दबाव से बच सके। तो इस पर भी सरकार को शिथिलता देनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात जो मैंने कही थी कि मानक का ध्यान रखें। पहले 3 किलोमीटर के रेंज में सरकारी विद्यालय के आसपास कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं होता था। अब क्या है कि इस सत्र में शिथिलता दी गई है, जिससे कुकुरमुत्ते ऐसे प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं जिनमें ना तो कोई मानक है, ना किसी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन का ये जो है पालन कर रहे हैं। केवल एक बार मान्यता ले ली और बिना डिग्री के हाई स्कूल इंटर पास वहीं के बच्चे पढ़ाते हैं और अनधिकृत तरीके से यहाँ के ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनके माइंड को वॉश आउट करते हैं कि वहां पर खाना खिलाया जाता है, वहां पर मिड डे मील होता है, वहां पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां अध्यापक केवल जो है कागजी रूप से आता है, वहां पर कोई आपके जो बच्चे का एक्सपोजर नहीं हो सकता। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें सोशल एटमॉस्फेयर बनाकर इन पर रोक लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये एक सवाल और पलट के आपसे मैं करता हूं अनुग्रह, एक सवाल आपसे मैं पलट के करता हूं, चूंकि मेरे पास वक्त अब नहीं। अनुग्रह मुझे आप सुन रहे हैं? अनुग्रह त्रिपाठी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो एक सवाल पलट के करता हूं। आपका संगठन है और बहुत सारे टीचर बड़े प्रोग्रेसिव हैं, क्या संगठन स्तर पे ये परसेप्शन चेंज करने के लिए कुछ नहीं हो सकता? लोग अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल बनाते हैं, तमाम सोशल मीडिया चलाते हैं, क्या एक संस्था एक सिस्टम को लेकर उसका परसेप्शन नहीं चेंज किया जा सकता क्या? अनुग्रह चौहान साहब, ऐसा नहीं, मिशन शिक्षा संवाद है और भी तमाम प्रकार के हम लोग के मंच बनाए गए हैं जिनमें हम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपने विद्यालयों में जो अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उनको बता रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग की परीक्षा होती है जिनमें हमारे सरकारी विद्यालय, परिषदीय विद्यालय का बच्चा आगे आता है, उनका प्रचार प्रसार भी हम करते हैं। हम अपने व्यक्तिगत संसाधनों का भी उपयोग लगातार कर रहे हैं। मैंने कहा ना, व्यवस्थाएं बदल रही, हम सबको भी मिलकर उसको सुधारने का प्रयास करना होगा। अगर शरीर का कोई अंग खराब है तो शरीर के अंग के पहले उपचार की व्यवस्था करिए, ना कि शरीर के अंग को काट दीजिए, फिर शरीर बचा कहाँ? सरकारी शिक्षण व्यवस्था हिंदुस्तान की व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित जो हैंड टू माउथ बच्चा है उसके लिए व्यवस्था देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। और शिक्षा का अधिकार, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आलोकवत सतुल यादव, डॉक्टर विप्लव, अनुग्रह त्रिपाठी और मनीष शर्मा, सभी का बहुत शुक्रिया। शिक्षा का अधिकार हमें संविधान देता है और शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे विषय हैं, ज़्यादातर जो विकासशील को छोड़ दें अगर विकसित देश हैं तो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है। और इस बात की वकालत समय समय पर बहुत सारे लोग करते भी हैं कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए, ये प्राइवेट नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। सारे लोग शिक्षा सरकारी स्कूलों में लें और सारे लोग सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराएं। तो मुझे लगता है अगर इस ओर सरकार दुनिया भर के बवाल बवंडर्स के चक्कर में पड़ने के बजाय अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दो सेक्टर अगर सरकारी हो जाए या सरकार इन पे बहुत ध्यान दे ले और आम आदमी भी को थोड़ा सा इससे एक समाज हो जाएगा। जो हल चलाने वाले का बेटा, एक कूड़ा उठाने वाला का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा। ये शायद सपना है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यही सपना था। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।